तो हेलो बच्चों, आज हम लोग देखते हैं कि संस्कृत में अनुवाद कैसे करते हैं। अगर आप यहाँ से इस YouTube चैनल के माध्यम से अगर मेरा 2 4 5 वीडियो आप संस्कृत अनुवाद के लिए अगर देख लेते हैं तो आपको अनुवाद में कभी भी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर आप अनुवाद सीखना चाहते हैं वो भी संस्कृत में, तो आप केवल मात्र और मात्र इस चैनल के माध्यम से आप केवल 5 गो वीडियो देख लीजिए। 5 वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपका संस्कृत अनुवाद पूरी क्या होगा, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आज देखते हैं कि संस्कृत अनुवाद के लिए सबसे पहले क्या क्या जरूरी होता है। तो यहाँ देखिए, संस्कृत अनुवाद के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण बात है कि वचन क्या है। वचन अगर अगर मान के चलिए वचन है, आप वचन को जानते होंगे। वचन का मतलब होता है नंबर। वचन का मतलब होता है नंबर, मतलब नंबर डिनोट्स नॉमिनेटिव एबिलिटी ऑफ ए थिंग। नंबर जो है किसी व्यक्ति वस्तु की संख्या को दर्शाता है। तो जो नंबर है वो नंबर होते कितने हैं, तो इंग्लिश और हिंदी में 2 2 नंबर होते हैं। जैसे इंग्लिश में होते हैं सिंगुलर, इंग्लिश में क्या होते हैं सिंगुलर, इंग्लिश में क्या होते हैं सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर नंबर बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं सिंगुलर नंबर। और इसको एक दूसरा होता है प्लूरल नंबर। क्या होता है प्लूरल नंबर। एक होता है सिंगुलर नंबर, दूसरा होता है प्लूरल नंबर। मतलब सिंगुलर नंबर का मतलब हो गया कि अगर किसी एक व्यक्ति वस्तु का जिस वर्ड से बोध हो जाता है वह सिंगुलर में आता है। अगर एक से अधिक यानी कि 2 या तो 2 से अधिक का अगर बोध हो जाए तो ये होता है प्लूरल में। जैसे मान के चलिए हम बोलेंगे एक गाय है तो वो सिंगुलर में आएगा। एक कोई भी एक वस्तु लेंगे तो वो सिंगुलर में आएगा। और अगर 2 या तो 2 से अधिक ले रहे हैं, 2 या 2 प्लस ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं या 2 से अधिक ले रहे हैं, तो वह नॉर्मल सी बात है कि वो प्लूरल में जाएगा। ठीक है। अगर इसी को हिंदी में हम बात करें तो होता है एक वचन। क्या होता है एक वचन। और होता है बहुवचन। क्या होता है बहुवचन, मतलब एक वचन और बहुवचन। सिंपल सी लॉजिक है कि अगर एक व्यक्ति वस्तु का बोध हो जाए तो एक वचन, 2 या 2 से अधिक का बोध हो जाए तो बहुवचन। कौन सा वचन बहुवचन। ठीक है। तो वचन यहां देखिए आपका इधर हो गया वचन, मतलब वचन हिंदी और इंग्लिश में देख लिए 2 2 होते हैं, लेकिन संस्कृत में जो वचन होते हैं ना वो 3 होते हैं। कितने होते हैं 3। संस्कृत में अगर हम वचन की बात कर ले तो संस्कृत में कितने वचन होते हैं 3। तो कौन कौन, तो एक वचन हो गया, उसके बाद हो गया द्विवचन, उसके बाद हो गया बहुवचन। मतलब एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अगर हम नॉर्मल सी बात है कि अगर हम एक व्यक्ति वस्तु की बात करें तो वह एक वचन में जाएगा। केवल और केवल एक की बोध हो, एक व्यक्ति हो, वस्तु हो या कुछ भी हो, स्थान हो, तो वह एक वचन में जाएगा। 2 का बोध हो तो द्विवचन में जाएगा। द्विवचन यहाँ पे द्वि दिख रहा है तो इसका मतलब 2 वचन। 2 को का बोध होगा तो द्विवचन में जाएगा। अगर 3 हो या 3 से ज्यादा हो, 3 या 3 प्लस बोल देते हैं कि 3 या 3 से ज्यादा होता है तो वो किस में जाता है बहुवचन में। किस में जाता है बहुवचन में। अब यहां देखना यह है कि वचन तो मेरा क्लियर है, शॉर्टकट में समझना है, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। एक व्यक्ति वस्तु का बोध हो तो एक वचन, 2 व्यक्ति वस्तु का बोध हो तो द्विवचन, और 3 या 3 से अधिक का बोध हो तो बहुवचन। डिटेल में पढ़ने के लिए आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना पड़ेगा। देखिए डिटेल में पूरा इधर पढ़ाया हुआ है। यहां देखिए पुरुष है, वचन है, यहां देखिए क्या है वचन है, जिसे एक व्यक्ति वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, या इजी है। फिर यहाँ देखिए द्विवचन है, बहुवचन है, फिर यहाँ उसके उदाहरण समझाए गए हैं। फिर पुरुष है, पुरुष देखिए 3 प्रकार का भी पढ़ाते हैं। पुरुष पुरुष देखिए जरा यहाँ सा कि मतलब पुरुष संस्कृत में भी पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, और हिंदी में भी पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, और इंग्लिश में भी पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। आपको देखना यह है कि यहाँ पे जो पुरुष है, यहाँ पे क्या है पुरुष है। पुरुष को देखना है कि ये जो पुरुष होते हैं वो कितने होते हैं। एक बार यहाँ देख लेते हैं हम
यहाँ देखिए, पुरुष मतलब पर्सन, ये दाल वाल चावल का पर्सन नहीं है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो कोई मतलब एक बार दे दिया, दोबारा लेके आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्सन कहते हैं। लेकिन ये वो वाला पर्सन नहीं है। ये पर्सन वो है जिससे मतलब व्यक्तियों का बोध होता है। देखो, कहीं भी अगर व्यक्ति हो, दो व्यक्तियों में अगर बातचीत हो रही होती है तो वहां पे एक बोलता है और कोई सुनता है और किसी के बारे में कुछ कहा जाता है। तो ये होता है पर्सन। जो बोल रहा होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा होता है उसको बोलते हैं सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा होता है उसको बोलते हैं थर्ड पर्सन। अब यहां देखिए, तो पर्सन तीन प्रकार के होते हैं। एक हो गया प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। यहां जो प्रथम पुरुष, संस्कृत में आपको ध्यान रखना है कि तीन पुरुष होते हैं। एक हो गया प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष का मतलब हो गया कि जिसके बारे में कुछ कहा जाएगा वो प्रथम पुरुष होता है। जैसे वह हो गया, वे दोनों हो गया, वे सब हो गया, वे लोग हो गया, सब किस में आएंगे, प्रथम पुरुष में। और एक बात आपको याद रखनी है कि दुनिया का कोई भी नाउन हो, कोई भी नाउन, नाउन मतलब कि अगर नाउन है तो मतलब समझ लीजिए कि दुनिया में जिस वस्तु का कुछ ना कुछ नाम है वो नाउन है। अगर नाउन है तो वो प्रथम पुरुष में जाएगा। नाउन है तो वो प्रथम पुरुष में जाएगा। उसके बाद मध्यम पुरुष का मतलब होता है जो सुन रहा होता है, जो सुन रहा होता है। अगर मैं मान के चलिए मैं बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, और मैं यहां गांधी जी की बात कर लेता हूं कि गांधी जी हमारे देश के लिए बहुत अच्छे थे, वो हमारे लिए देश के लिए बहुत सारे काम करके गए। तो मैंने बोला, आप लोगों ने सुना और मैंने गांधी जी के बारे में कहा। तो गांधी जी नाम है किसी का, किसी व्यक्ति वस्तु का नाम है ना, किसी व्यक्ति का नाम है ना। तो गांधी जी नाउन हो गए। नाउन मतलब संज्ञा हो गए, वो संज्ञा प्रथम पुरुष में जाएंगे। और आप लोग जो मेरी बातों को सुन रहे हैं वो आप लोग हो गए मध्यम पुरुष, और मैं आपको कुछ कह रहा हूं तो मैं हो गया प्रथम पुरुष। समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल। अब यहां देखिए, आपको यह क्या देखना है कि संस्कृत में वचन तीन होते हैं, पुरुष भी तीन होते हैं। ये इंग्लिश हिंदी में ये प्रथम पुरुष नीचे रहता है और ये इंग्लिश ऊपर में रहता है। लेकिन संस्कृत में प्रथम पुरुष को ऊपर रखा गया है और उत्तम पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन को नीचे रखा गया है। ये थर्ड पर्सन है, ये सेकेंड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है। ये फर्स्ट पर्सन में, इंग्लिश में और हिंदी में फर्स्ट पर्सन को ऊपर रखा गया, लेकिन संस्कृत में इसको नीचे रखा गया। समझ में आ गई? आपको वचन समझ में आ गई कि वचन, हाँ सर, वचन तीन प्रकार के होते हैं। एक वचन हो गए, दो वचन हो गए, बहुवचन हो गए। एक व्यक्ति वस्तु का बोध हो तो एक वचन, दो व्यक्ति वस्तु का बोध हो गया तो दो वचन, और दो, तीन या तीन से अधिक का बोध हो जाए तो बहुवचन। उसी प्रकार पुरुष भी समझ में आ गए कि आप बोल रहे हैं सर तो आप हो गए, मैं बोल रहा हूं ना तो मैं उत्तम पुरुष, आप सुन रहे हो ना आप मध्यम पुरुष। और किसी के बारे में बोल दो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बोलो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बोलो कि जो हमारे संविधान के रचयिता हैं, उसके बारे में बोलो। तो अगर किसी भी संज्ञा के बारे में कुछ बोलूं तो वो हो जाएगा प्रथम पुरुष में। तो आप आइए देखते हैं अनुवाद के लिए क्या करना चाहिए। तो अनुवाद के लिए सबसे पहले आपको करना चाहिए कि देखिए, अनुवाद के लिए कुछ नियम है। यहाँ देखिए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में अगर आपको ये याद है ना तो आप अनुवाद अच्छी तरह से बना सकते हैं। आप देख रहे हैं, यहाँ एक वचन है, यहाँ द्विवचन है, यहाँ बहुवचन है। देख पा रहे हैं? यहाँ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। एक वचन, द्विवचन और कौन सा वचन है? बहुवचन है। एक वचन है, द्विवचन है और बहुवचन है। यहाँ देखिए, प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है। प्रथम पुरुष का इसका मतलब, प्रथम पुरुष है तो किसी न किसी के बारे में कुछ कहा जा रहा होगा। तो यहाँ देखिए, प्रथम पुरुष, आपको बस माइंड में ये रखना है कि प्रथम पुरुष के एक वचन में स्व होता है, दो वचन में तो होता है और बहुवचन में ते होता है। हिंदी में अगर कह ले तो वह होता है, वे दोनों होता है, वे सब या वे लोग होता है। वह का मतलब एक वचन। अगर यह संस्कृत में अगर लड़की के लिए हो जाए तब यह स्व का सा हो जाता है। अगर लड़की वाली वह होती, जैसे वह जाता है, लड़का के लिए है वह है, हम बोलेंगे वह लड़की, वह जाती है, इसका मतलब लड़की के लिए बोल रहे हैं। जब भी लड़की के लिए वह का यूज होगा तो वह सा देंगे, और लड़का के लिए अगर वह का यूज होगा तो सह देंगे। समझ में आ रहे हैं? उसके बाद देखिए, वह है तो मतलब एक वचन है, वे दोनों है तो द्विवचन है, वे दोनों है तो द्विवचन है। जब भी वे दोनों आएंगे संस्कृत में आपको तो देना होगा। उसके बाद बहुवचन में ते होता है,
ते का मतलब वे सब भी होता है, वे लोग भी होता है। अगर वे लोग भी आए तो भी आपको ते देना है, वे सब भी आए तो भी आपको ते देना है। उसके बाद देखिए यहां मध्यम पुरुष में त्वम है, युवाम है, यूयम है। त्वम मतलब तुम, मतलब एक वचन, युवाम मतलब तुम दोनों दो है दो वचन, यूयम मतलब तुम सब या तुम लोग है तो बहुवचन। उसके बाद देखिए फिर उत्तम पुरुष में ध्यान रहे पुरुष और वचन आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ये उत्तम पुरुष है, अहम है, अवाम मतलब हम दोनों है, वयम मतलब हम सब या हम लोग है। समझ पा रहे हैं? अब आपको यह देखना है कि थोड़ा सा आप ये जान लें कि जो संस्कृत व्याकरण का जनक है वो महर्षि पाणिनि को माना जाता है। किसको माना जाता है? महर्षि पाणिनि को। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आप इसको दिमाग में रख लीजिए। कैसे याद करना है आपको? पूरा दिमाग में सेट कीजिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब याद करना है आपको सह, तो, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, अवाम, वयम। पूरा दिमाग में रखना है कि प्रथम पुरुष के वचन में सह, तो, ते, मध्यम पुरुष के वचन में त्वम, युवाम, यूयम, अहम, अवाम, वयम। आपको पूरा का पूरा दिमाग में क्या करना है? सेट कर लेना है और पूरा याद रखना है कि सह, तो, ते, तुम, युवाम, यूयम, अहम, अवाम, वयम। अगर आपको इतना याद हो गया तो आप मेरा विश्वास कीजिए आपको संस्कृत में मजा आएगा। और याद कीजिए आप, और मेरे भरोसे रहिए, आपको मात्र 5 वीडियो में अगर संस्कृत का बादशाह नहीं बना दिया ना तो आप फिर बोलिएगा तो मैं यूट्यूब से वीडियो डिलीट कर दूंगा। अब यहां देखिए कि अब संस्कृत में लकार तो होते 10 हैं। संस्कृत में कितने लकार होते हैं? अगर आपसे कोई पूछ लिया कि आपने संस्कृत कहां पढ़ा तो बोलिएगा आशीष सर के पास। अच्छा एक बात बताओ, संस्कृत में कितने लकार होते हैं? तो 10। संस्कृत में कुल 10 लकार होते हैं, लेकिन हम लोगों को पढ़ना केवल 5 है, क्योंकि क्लास 10th के लिए 5 लकार हम पढ़ लिए ना। 5 लकार पढ़ लिए तो मेरा क्लास 10th का काम खत्म। ठीक है, फिर आगे देखेंगे तो और 5 कौन होते हैं उसको पढ़ेंगे। फिलहाल आप 5 को जानिए। लट लकार है, वर्तमान काल है। लंग लकार है, भूतकाल है। लिरिट लकार है, भविष्य काल है। लोट लकार है, अनुज्ञा है। विधिलिंग है, चाहिए है। विधिलिंग है, चाहिए। अगर ये 5 लकार आप पढ़ लिए ना तो आप संस्कृत में 95 प्लस अच्छा से नंबर ले आइएगा, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद मैं आपको बुक पढ़ाऊंगा। मतलब इसका पूरा सिलेबस आपको बताया जाएगा, इस पूरा सिलेबस इसका क्या है। तो पहले आप अनुवाद की बात करते हैं, केवल अनुवाद। अगर अनुवाद हम सीख जाएंगे ना तो क्लास 10th में 12 क्वेश्चन अनुवाद से रहता है। कितने क्वेश्चन रहता है? 12 से, जिसमें से सिर्फ हम लोगों को 6 बनाना होता है। कितना बनाना होता है? 6 नंबर आपका मैं डायरेक्ट पॉकेट में डाल दूंगा। यहां देखिए, इसको सीख लिए कि लकार होते 10 हैं, लेकिन हमको पढ़ने 5 है। लट लकार, वर्तमान काल, लंग लकार, भूतकाल, लिट लकार, भविष्य काल, लोट लकार, अनुज्ञा, विधिलिंग, चाहिए। अब आगे देखिए कि सबसे पहले लट लकार को देखते हैं। कौन सा लकार है यहाँ पे? लट लकार है। लट लकार मतलब वर्तमान काल। लट लकार मतलब वर्तमान काल। सेम टू सेम देखिए, पीछे का कॉपी पेस्ट है। आप लोगों को मैंने वहां बताया ना कि सह, तो, ते वो कर्ता का रूप था। यह जो था किसका रूप है? ये कर्ता का रूप है। यह कर्ता के रूप में काम करेगा। किसके रूप में काम करेगा? ये जितने भी यहाँ वर्ड हैं, सह, तो, ते, तुम, युवम, यम, अहम, अवम, वयम, ये कर्ता के रूप में काम करेंगे। किसके रूप में काम करेंगे? कर्ता के रूप में। ठीक है, अब आइए देखिए यहाँ पे यह जो है यह क्रिया के रूप में काम करना, क्रिया के साथ ये लगता है, ये लकार लगता है। मतलब समझ लीजिए एक प्रकार का फॉर्मूला। फॉर्मूला का मतलब समझते हैं, जैसे खाना बनाते हैं तो सब्जी जब बनाते हैं उसमें मसाला डालते हैं ना, तो यही है अनुवाद करने वाला, ये मसाला है। संस्कृत में अनुवाद करने के लिए क्या है? मसाला है। देखिए सेम टू सेम उधर है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ती, त, अंति, सी, थ, आमी, आवह, आम, आमी, आवह, आम। ठीक है, अब आपको यह देखना है कि पहचानेंगे, सबसे पहले पहचानेंगे कि यह लकार कौन सा है। अगर आप अनुवाद कर रहे हैं तो आप 3 बातों का ध्यान रखिए। सबसे पहली बात आपको क्या ध्यान रखना होगा कि यह जो सेंटेंस है, कोई जो हिंदी में अगर वाक्य दिया हुआ है तो वह सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि किस लकार का है, फिर देखना होगा किस पुरुष का है, फिर देखना होगा किस वचन का है। तब आप सही से बना पाओगे। आपको क्या देखना है कि सबसे पहले किस लकार का है, किस पुरुष का है
और किस वचन का है। तो आइए हम देखते हैं कि लट लकार यानी कि लट लकार बोले तो वर्तमान काल की पहचान क्या है। तो हिंदी वाक्य के अंत में अगर हिंदी वाक्य दिया हुआ है, उसके क्रिया के अंत में अगर ता है, ती है और ते है, अगर हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में क्या लगा हुआ है, ता है, ती है, ते है लगा हुआ है, तो आप नॉर्मल समझ लीजिए कि वह क्या है, लट लकार है। कौन सा लकार में है, लट लकार यानी कि वर्तमान काल में है। अगर हम दे यहां पे दे दिए कि वह पढ़ता है, अब देखिए बनाना कितना आसान है, आप आराम से सीखिए, कोई हड़बड़ नहीं है। आप 10 मिनट 20 मिनट देखिए ना, आराम से आपको डायरेक्ट एकदम खोपड़ी में जाएगा। अब देखिए वह पढ़ता है, वह का देखिए पहले यह खोजना, हम क्या बोले कि आपको सबसे पहले लकार पता कीजिए, फिर पुरुष पता कीजिए, फिर वचन पता कीजिए। तो सबसे पहले यहां देखिए ता है, ती है, ते है, तो लग रहा है ना लट लकार है, वर्तमान काल है, क्योंकि वर्तमान काल के पहचानने का नियम बता दिए ना कि ता है, ती है, ते है, इनमें से कोई अगर एक रहेगा तो आप नॉर्मल सी बात समझ लीजिए कि यह लट लकार का है। अब यहां देखो लट लकार का अगर ये है तो फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका अनुवाद कैसे करेंगे। तो अनुवाद करने के लिए सबसे पहले आप वह को खोजिए। वह कहां खोजना, वह करता है, यहाँ पे काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है ना, तो वह कर्ता रूप में आप वह को खोजिए। आपको देखिए कर्ता रूप में कौन मिल गया, वह देखो प्रथम पुरुष का एक वचन है ना, वह क्या है, प्रथम पुरुष का एक वचन है ना, प्रथम पुरुष में वह है और एक वचन में, ध्यान में रखिए प्रथम पुरुष की एक वचन में वह है और वह का क्या होता है, सह। इसी को उठा के लेके चलते हैं यहां पे, आप वह का क्या दीजिएगा, सह, क्या दीजिएगा, सह, सीख गए। उसके बाद देखिए प्रथम पुरुष के एक वचन में आपको क्या मिला था, सह मिला था। तो प्रथम पुरुष के एक वचन में आपको स्व मिला था, तो यहां देखिए लट लकार का यही ना रूप है, यही ना मसाला है लट लकार का। तो अब देखिए लट लकार का प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या है, प्रथम पुरुष के एक वचन से स्व को लाए थे ना आप, इस स्व को। अब देखिए प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या है, ती है, क्या है, ती है। अब तो दिमाग में सेट हो गया कि ती है, प्रथम पुरुष के एक वचन में ती है, वहां से स्व लाए थे, यहाँ पे ती है। तो अब देखिए पढ़ता है, पढ़ना, पढ़ना यहाँ पे क्रिया है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि पढ़ना का मैंने पठौ दिया है, क्या दिया है, पठौ। पढ़ना का क्या, जब भी पढ़ने वाली बात रहेगा ना आप पठौ दीजिएगा, जब भी अगर सेंटेंस में पढ़ने वाली बात है ना तो क्या दीजिएगा, पठौ दीजिएगा। आप यहाँ दीजिए पठौ, यहां विसर्ग लगा हुआ है लेकिन आपको यहां नहीं देना है, क्यों, जब अनुवाद करते रहेंगे ना, करते वक्त ना विसर्ग को हटा देते हैं। अब दे दिए। अब यहां देखिए प्रथम पुरुष के एक वचन से सह लाए थे, तो यहां प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या है, ती है, तो क्या हो जाएगा, सह पठती, हो गया संस्कृत। संस्कृत में बहुत मजेदार है, ये फर्स्ट क्लास है, थोड़ा सा नॉर्मल देते हैं, फिर धीरे धीरे आपको आगे ले जाएंगे, ठीक है। अब यहां देखिए वह पढ़ता है, अगर हम उसी प्रकार कह दें कि वह, हम बोलेंगे वे सब घर जाते हैं, कहां जाते हैं, घर जाते हैं, कहां जाते हैं, घर, वे सब कहां जा रहे हैं, घर, वे सब कहां जा रहे हैं, घर। तो अब देखिए वे सब अगर घर जा रहे हैं तो वे सब का खोजना है कहां पे, कर्ता वाला रूप में खोजिए, फटाक से यहां आ जाइए, खोज लिए, देखिए खोजिए, यहां पे आपको वे सब मिला, यहां देखिए मिल गया सर, मिल गया, कहां मिला, तो प्रथम पुरुष के बहुवचन में मिला कि नहीं मिला, मजा आ रहा है। प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या मिला, वे सब का ते, आइए यहां फटाक से यहां दीजिए वे सब का ते, वे सब का क्या दे दिए, ते, या था ना प्रथम पुरुष के बहुवचन में क्या मिला है, ते। तो प्रथम पुरुष के बहुवचन में इधर देखिए क्या है, क्यों इसको खोजेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि ता है, ती है, ते है, जब भी रहेगा आपको यही वाला फॉर्मूला लगाना है, यही वाला सूत्र लगाना है। देखिए वे सब घर, ता है, ती है, ते है में से एगो है ना, इसका मतलब यही लगाना है। तो वे का ते, वे सब का हो गया ते, घर का, आपको घर का यहां दिया हुआ है, देखिए गृहम, क्या दिया हुआ है, गृहम, ते गृहम। देखिए जाते हैं मतलब जाना, जाना यहाँ पे क्रिया क्या है, जाना, क्रिया क्या है, जाना,
तो जाना का देखिए आपको गच्छ दिया हुआ है ना। तो आपको क्या बोले कि विसर्ग छोड़ दीजिए आप, यहाँ गच्छ विसर्ग दे दिए, विसर्ग नहीं देना है, विसर्ग देंगे तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ते गृहम गच्छन्ति, ते लाए थे कहां से, तो प्रथम पुरुष के बहुवचन से। उधर कर्ता रूप में देखे थे ना कि प्रथम पुरुष का बहुवचन क्या था, ते। देखिए प्रथम पुरुष कौन सा पुरुष है, प्रथम पुरुष का बहुवचन का क्या है, ते। आप इसको लिखना चाहते हैं ना तो वीडियो को रोक लीजिए, लिख लीजिए आराम से। देखिए मैं हट जा रहा हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या ले लीजिए, आराम से इसको लिख लेना है, ठीक है। फिर आगे बढ़िए, आप आसानी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए उधर प्रथम पुरुष के बहुवचन में अंत्य मिला, तो इधर प्रथम पुरुष के बहुवचन में क्या है, अंति। अब देखिए गच्छ में अंति लगाना है, तो अंति लगाते समय अ को हटा दीजिए, खाली नौतो समझो क्या दे दिए, हर्षिकार गच्छन्ति, ते गृहम गच्छन्ति, है ना संस्कृत आसान। और देखिए चलिए और दिखाते हैं आपको। अब मैं आपको बोलूंगा मैं घर जाता हूं, मैं कहां जाता हूं, घर, मैं घर जाता हूं, मैं कहां जाता हूं, घर जाता हूं। तो मैं का आप क्या करेंगे, मैं का आराम से कर्ता रूप में खोजिए, कर्ता रूप को आपको याद करना है। कर्ता रूप में मैं, देखिए मैं मिलेगा आपको उत्तम पुरुष के एक वचन यानी कि अहम मिलेगा। देखिएगा, देखिए उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या मिलेगा, मैं का अहम मिला कि नहीं मिला, किधर आप वो देखिए, उत्तम पुरुष के एक वचन में, उत्तम पुरुष के एक वचन में मिला अहम। आइए उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या मिला, अहम। आप दीजिए मैं का क्या दीजिएगा, अहम दीजिए, मैं का क्या दीजिएगा, अहम दीजिए, अहम, अहम क्या दे दिए, अहम। घर का भी जस्ट बताए थे आपको, गृहम क्या दे दिए, गृहम। जाता हूं, ता हूं, ता हूं, अगर ता है, ती है, ते में से कुछ लगा हो तो यही लकार लगाना है, तो अहम गृहम। गच्छ जाने वाली बात हो तो आपको मैंने बताया था क्या लगाना है, गच्छ लगाना है, विसर्ग नहीं दीजिए। अब यहां देखिए ये जो मैं था कहां मिला था, उत्तम पुरुष के एक वचन में, उत्तम पुरुष के एक वचन में। अब देखिए उत्तम पुरुष के एक वचन में यहाँ क्या है, आमी, तो गच्छ में क्या लगाना है, आमी लगाना है। आमी में खाली अ को हटा दीजिए और आकार कर होने दीजिए, क्योंकि अ बीच में नहीं लिखते, कभी देखे हैं, कभी नहीं देखे होंगे आप बीच में अ। तो आप यहाँ देखो, यहाँ के अ हटा दिए, आकार महर्षिकार क्या दे दिए, गच्छामी। देखिए कितना आसान है कि नहीं है। और दिखाएं, चलिए देखिए अब इसको हम हटा देते हैं, आप और देखिए। अब मैं आपको बोलूंगा कि हम लोग घर जाते हैं, हम लोग घर जाते हैं। अब देखिए हम लोग घर जाते हैं, और कुछ भी दे सकते हैं, चलिए ऐसा भी दे सकते हैं कि हम लोग आम खाते हैं, दे देते हैं, हम लोग आम खाते हैं, हम लोग क्या खाते हैं, आम। तो सबसे पहले हम लोग का कहां खोजेंगे, कर्ता रूप में खोजेंगे ना। आइए आइए कर्ता रूप में, देखिए कर्ता रूप में आपको क्या मिला, हम लोग को खोजिए, हम लोग हम लोग हम लोग हम लोग हम लोग कहां मिला, उत्तम पुरुष के बहुवचन में, उत्तम पुरुष के बहुवचन मिल गया सर। आइए उत्तम पुरुष के बहुवचन में हम लोग तो मिला, लेकिन देखिए कहां का हम लोग का होता क्या है, हम लोग का होता है वयम। देखिए वयम है ना, इसी वयम को चलिए वहां लिखेंगे, हम लोग का क्या लिखेंगे, वयम, क्या लिखेंगे, व य म, वयम। आम का देखिए, आम का मैंने यहां दे रखा है आमरम, क्या दे रखा है, आमरम, ठीक है। अब खाना का भी मैंने दिया है, खाद मतलब खाना, बोले थे ना कि विसर्ग नहीं लगाना है, खाली आप खाद दीजिए, दे दिए। अब यह देखिए यही लकार क्यों लगाना है, इसका क्या प्रूफ है, प्रूफ है क्योंकि ता है, ती है, ते है, जब भी रहेगा तो यही प्रूफ लगाना है ना। आराम से लगाइए, ते हैं, हम लोग आम खाते हैं, तो ये देखिए ते है। तो अब देखिए हम कहां से लाए थे, हम लोग को उत्तम पुरुष के बहुवचन से, तो उत्तम पुरुष के बहुवचन में यहां क्या है, आम। तो फिर अभी आपको बताया ना कि अ नहीं लगता है, तो अ को हटा दीजिए, आकार और म विसर्ग, खादाम, ठीक है। आप लोग इसको सीख गए, थोड़ा सा नहीं सीखे, एक बार फिर से वीडियो देखिए, और फिर आप लोगों के लिए मैं HW देता हूं, आप लोग इसको क्या कीजिए, आराम से बनाइए। मैं इसको मिटा देता हूं।
आप लोग क्या करना है, आप लोगों को घर से अभी अब इसको बनाना है। और जब मैं इसको मिटा रहा था, जब मैं आपको इसको मिटा रहा था, तो आप क्या करना है, उसको बना के पहले आप अपने से बनाइए, फिर जो मैंने मिटाया आप वहां वीडियो रोक के इसको मिला लीजिएगा, ठीक है। इसको मिला लीजिएगा, पहले बनाइए फिर इसको मिलाइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए आशीष सर के साथ। थैंक यू।